सो क्लास 11th के बच्चों, अभी तक आपने इकोनॉमिक्स को बड़े ही नॉर्मल स्टैंडर्ड पे समझा था, लेकिन नाउ इट्स टाइम कि अब आप इकोनॉमिक्स को थोड़े से हायर लेवल पे समझें। सो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इकोनॉमी क्या होती है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्कोरशाला आप लोगों के लिए लेके आया है ये वीडियो, जिसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो की हेल्प से आप जो आपके 11th इकोनॉमिक्स का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्राइमरी क्लासेस से हम इकोनॉमिक्स इन अ वे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 9th क्लास से, सो कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, फिर 10th में भी थोड़ा सा लेवल अप होता है और 11th के अंदर हम इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, राइट। इकोनॉमिक्स में अभी इस साल आपकी 2 बुक्स हैं, एक स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है और दूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, सो माइक्रो और जब आप 12th में आगे आएंगे तो उसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं जिसके बारे में अभी फिलहाल मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम एक छोटे लेवल की बात करते हैं, यानी कि किसी इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं या फिर किसी फर्म की हम बात करते हैं। ओके, कोई इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो गई या किसी इंडिविजुअल के खर्चे हो गए, है ना, उसका आउटपुट हो गया, उसका एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो मतलब छोटे लेवल के ऊपर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जैसा कि अभी वर्ड से ही लग रहा है मैक्रो मीन्स मतलब ऑन द लेवल ऑफ लार्ज, है ना, तो जिसके अंदर हम बड़े पैमाने पे बात करते हैं, जैसे हमारी कंट्री की इकोनॉमी, राइट, कंट्री की पॉपुलेशन, है ना, कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीज पोवर्टी। सो जब हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं, जब हम एज अ होल इकोनॉमी को जब हम कंसिडर करते हैं, तो उसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉइंट आउट करते हैं, राइट। सो ये दोनों ब्रांचेस होती हैं आपके इकोनॉमिक्स की। अब इससे पहले इनिशियली, अब जैसे अभी तक तो हम चलो 12th की चीज को डिस्कस कर रहे थे, 2 ब्रांचेस थी, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम 11th के पोर्शन पे। आज के इस वीडियो से हम आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि मैं आपको बता चुकी हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम छोटे लेवल पे बात करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके कुल मिलाकर के ऐसे 13 चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, इन 13 चैप्टर्स को अपन कवर करेंगे 1 बाय 1, राइट। और ऐसा नहीं है कि पूरा एक चैप्टर हमने एक दिन में कंप्लीट कर देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चैप्टर के यहाँ पे आपको कुछ, आप कह सकते हो, कुछ छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। उन छोटे वीडियोस को देख करके आप क्या कर पाओगे कि अगर आप रोज के भी जैसे 2 वीडियोस भी देखते हो तो आपका कुछ पोर्शन एक चैप्टर में से कवर अप हो जाएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और आपको कंज्यूमर के बारे में सीखने को मिलेगा, आपको प्रोड्यूसर्स के बारे में सीखने को मिलेगा, आपको कॉस्ट, रेवेन्यू, डिमांड, सप्लाई, ओके, उसके बाद में मार्केट्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो इतनी सारी चीजें हैं आपको इस बुक में सीखने के लिए, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप को बहुत मजा आएगा इन वीडियोस को देखने में, और अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, आई एम श्योर। ओके, सो अभी इस बुक को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन चीज जो होती है वो है हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इसको थोड़ा सा समझना। ओके, देखो, जैसे अभी वीडियो को स्टार्ट करते वक्त ही अपन ने इस चीज को डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स अपन काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लाइक 9th क्लास से ही अपन ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, है ना, जैसे पोवर्टी क्या होती है ना, और उसके अलावा ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद में 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से होते हैं, मनी एंड बैंकिंग के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन क्या है इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा समझा है ना। तो ये सारी चीजें अपन अपने 9th 10th में थोड़ा थोड़ा समझते आए हुए हैं, है ना, और ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। अब 11th में आने के बाद में क्या होता है कि आप अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हो कि भाई आपने साइंस स्ट्रीम में जाना है कि आपने आर्ट्स में जाना है, ठीक है, ऐसे करके। तो जब आप लोग इस स्ट्रीम में आते हो, कॉमर्स में आते हो, आर्ट्स में आते हो, जब इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हो, तो मतलब आपके दिमाग में, इन बैक ऑफ योर माइंड, आपको ये चीज तो पता रहती है कि भाई हाँ, मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, है ना। इंटरेस्ट होने से मतलब ये है कि इस इंटरेस्ट इसलिए नहीं डेवलप होता कि भाई आपके किसी फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट लिया है तो आपने भी उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया, कोर्स नॉट।
इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपको उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज है समवेयर और आपको मजा आता है वो सब्जेक्ट पढ़ने में, है? इसी वजह से आपने वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, राइट? अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें अगर आप एकदम इसको समझ के पढ़ने की कोशिश अगर आप इसको करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत मजा आने लगता है इन चीजों को पढ़ने के लिए, है ना? क्योंकि आप धीरे धीरे ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि हम जिन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं वो कहीं दूर किसी दूसरे प्लैनेट की या कहीं ऐसे की नहीं है, लेकिन हमारे जो रोजमर्रा की जो जीवन है हम उसी को बस किताब के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने बैंक्स नहीं देखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी चीज की डिमांड नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम जिन चीजों की डिमांड करते हैं उनकी सप्लाई नहीं होती है ना? मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, कितने तरीके के मार्केट है, तो इन सभी चीजों को इन अ वे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनसे डील करते हैं। बस इन्हीं चीजों को हम अब एक किताब के तौर पे पढ़ने वाले हैं। तो इजी एंड इंटरेस्टिंग दोनों ही चीजें यहाँ पे ये कह सकते हो आप पैरेलल चलती हैं, ठीक है? तो अभी एक बार वापस से आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? देखो जब हम बात करते हैं कि हमारी चॉइस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में किसी भी चीज को डिमांड जब हम करते हैं तो उसके अंदर बहुत सी चॉइस होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे को भूख लग रही है और मुझे खाने हैं बिस्किट, ठीक है? अब मार्केट में बथेरे तरीके के बिस्किट्स हैं, ठीक है? इतने ज्यादा तरीके के बिस्किट्स हैं कि तो कुछ तो मैंने कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना? कुछ ऐसे होंगे जो मेरे फेवरेट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होती है चॉइस। अब इस चॉइस के पीछे क्या चीज होती है? अब इस चॉइस के पीछे होती है कि मेरे जेब में पैसे कितने हैं। मेरे को भूख लग रही है, नो डाउट, मेरे पॉकेट में पैसे सिर्फ 10 रुपए हैं और बिस्किट पे जिस बिस्किट पे मेरी नजर गई वो 50 रुपीज का है, तो क्या उसको मैं परचेज कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगी। कैसे? यहाँ पे मतलब उसको लिस्टिंग को थोड़ा सॉर्ट करूंगी कि यार 10 रुपए के अंदर जो बिस्किट्स हैं, लेट्स जस्ट मेक चॉइस इनटू दैट, ठीक है? फिर उसके अंदर भी जैसे बहुत से ऐसे बिस्किट्स हैं, कोई क्रीम वाले हैं, कोई फ्लेवर्ड हैं, कुछ ऐसे वैसे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को ना क्रीम वाले बिस्किट खाने 10 रुपए में जो भी आता है। फिर उस अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, अपनी चॉइस बनाऊंगी और फिर मैं उसको खरीदूंगी, ठीक है? सो यहाँ पे आपके पास में क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बेसिकली एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर आपके पास में लिमिटेड या स्केयर आपके पास में रिसोर्सेज है। आप उन रिसोर्सेज को यूज करके आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हो, है ना? या फिर अगर अपन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, अगर हम देखें कि भाई प्रोड्यूसर किस तरीके से, मतलब प्रोड्यूसर की लाइफ में किस तरीके से इकोनॉमिक्स रिलेट करती है, तो उनके पास में भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज हैं, है ना? अब उसको वो कौन सी जगह पे यूज करते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े। हमारी पास में, हमारी कंट्री में एक टाइम पे था कि रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमने उनको एफिशिएंटली यूज नहीं किया, है ना? एफिशिएंटली हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अपन ने आज के टाइम जो है, जिसके अंदर अपन के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज रह चुके हैं और ये चीज अपन फेस कर रहे हैं, राइट? तो कुल मिलाकर के अब जब अपने पास में चीज लिमिटेड रहती है तो अपन को उसको थोड़ा सा सोच समझ के यूज करना पड़ता है कि मतलब अब अपने पास में पैसे भी कम है लेकिन पूरा महीना भी चलाना है, ठीक है? ऐसे ही इकोनॉमी में रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाते रहना है, आउटपुट बढ़ाते रहना है, सप्लाई इकोनॉमी में रुकनी नहीं चाहिए, लोगों की डिमांड पूरी करनी है। तो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जाए, कुल मिलाकर के यही क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है? अपन कौन सी चीज, लिमिटेड चीज अपन कहाँ से उठा रहे हैं, एफिशिएंटली उसे कहाँ यूज कर रहे हैं, उसे यूज करके कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कैसे हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं, कैसे हम जितनी हमारी डिमांड इकोनॉमी में उस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। सो ये पूरी की पूरी जो स्टडी होती है, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, इसी को हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना? मैनेजमेंट ही होता है ये एक तरीके से कि कम चीज को आप ऐसे तरीके से यूज करो कि लोगों के सेटिस्फैक्शन पे भी इफेक्ट ना पड़े, लोगों के प्रॉफिट मेकिंग पे भी कहीं इफेक्ट ना पड़े, है ना? और जो भी रिसोर्स है वो भी पूरी तरीके से खत्म ना हो। सो बेसिकली इन सभी चीजों को दिमाग में रखते हुए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और इसी को हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है। सो ये कुछ आपके सब्जेक्ट के ऊपर था कि भाई क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या आप स्टार्ट करने वाले हो। अगर आपको इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपने ऑप्ट किया है आर्ट्स कॉमर्स, तो सिर्फ आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना आपका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होने लगेगा। ये इस चीज को मैं आपको अश्योर करती हूँ समवेयर। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे हमारे चैप्टर पे आते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से अगर कहें तो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल होने वाला है हमारा जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है। ओके, आपको बस कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और अभी जो इनिशियली हमने व्हाट इज इकोनॉमिक्स जो हमने अपनी लैंग्वेज में समझा, बस उसी को थोड़ा सा इन्होंने रिटन फॉर्म में यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे, अपेयर होगे, तो आपको ये जो वर्बली हम डिस्कस कर रहे हैं इसको दिमाग में रखना है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो आपको नोटबुक में लिख के आनी है। ठीक है, तो बस उस प्रॉपर डेफिनेशन के लिए यहाँ पे हम इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वही चीज है, अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक्स में तब भी इन वीडियोस को जरूर देखना, जो शुरू के कुछ वीडियोस हैं, क्योंकि इसके बाद में इकोनॉमिक्स में जो इंटरेस्ट है आपको वो डेवलप होने लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, राइट। सो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज, अब ये नॉलेज की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर those activities of human being are studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth। अब यहाँ पे humans की बात की है, और यहाँ पे जो scarce अपन बता रहे हैं कि जो scarce resources हैं वो हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, wealth को, right। So human beings are studied which they undertake to acquire scarce means, that is wealth, to satisfy their unlimited wants। मेरी जेब में पैसे तो लिमिटेड हैं, मेरी जो सैलरी है वो लिमिटेड है, लेकिन मेरी इच्छाएं अनगिनत है ना। 20-22 हजार रुपए मेरी सैलरी है, इसके अंदर मेरी इच्छाएं इतनी ज्यादा है कि मतलब मैं ऐसे सोचूं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, लेकिन इज इट पॉसिबल? नो। फिर मैं क्या करूंगी, मैं इन चीजों के अंदर चॉइस बनाऊंगी कि मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग आई कैन नॉट अफोर्ड इतनी महंगी कार, तो मतलब मैं कार तो लेने का मैं ऑप्शन छोड़ ही देती हूँ। ठीक है, क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बस उस चीज में मुझे फोकस करना है। सो लिमिटेड जो हमारे पास में रिसोर्सेज होते हैं, जिसको हम यहाँ पे वेल्थ से कंसिडर कर रहे हैं, इस चीज को हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमें पूरा सेटिस्फेक्शन भी मिले, राइट। नाउ डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, अब अगर इसके डिक्शनरी मीनिंग की अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स टर्म की, सो इट रेफर्स टू द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ये ऐसी साइंस है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज को स्टडी करती है रिलेटिंग टू वेल्थ। द टर्म इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन 2 ग्रीक वर्ड्स। अगर हम इंग्लिश में समझें इकोनॉमिक्स का मतलब, तो ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। ओके, पहला इकोस जिसका मतलब है हाउस होल्ड, एंड निमेन जिसका नाम है मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, together they mean management of a household या फिर household management। Alright, human wants are unlimited but the means to satisfy them are limited or scarce। वही सेम चीज हो गई, जो human wants है वो unlimited है, लेकिन इनको पूरा करना, right, इन wants को पूरा करने के लिए हमारे पास में क्या है, limited हमारे पास में resources है। The means are called wealth। अब यहाँ पे जो scarce जिसे हम consider कर रहे हैं, जिस resource को, उसको हम यहाँ पे wealth बता रहे हैं। Each household likes to utilize its wealth as to satisfy most of its want or to maximize its satisfaction। अब यहाँ पे हर हाउसहोल्ड यही कोशिश करता है कि उनके लिमिटेड वेल्थ में से वो अपना जो सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ाएं, है ना, और कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी तरीके से पूरा करें। Likewise, the producer tries to maximize his profits by allocating his scarce resources to production of different goods and services। तो अभी तक अपन ने हाउस होल्ड की बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे जो हमारा सेक्टर होता है इकोनॉमी के अंदर, प्रोड्यूसर सेक्टर। इनकी अगर हम बात करें तो इनका प्रॉफिट मेकिंग इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, यही इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑलराइट, सो मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट्स बाय अलोकेटिंग द स्केयर रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, अगर हम होल मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में अगर हम समझें, मैक्सिमाइजेशन ऑफ
of satisfaction implies maximization of social welfare. अगर हम पूरी इकोनॉमी को कंसिडर करें तो यहाँ पे हम हमारा ऑब्जेक्टिव हम क्या मानेंगे, सोशल वेलफेयर को हम मानेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूटिलाइज करें कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर बढ़े. तो जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वांट्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. जब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव. जब हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड होल की तो इसके अंदर सोसाइटी का जो बेनिफिट्स है उसे हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने हैं. ओके, सो सोसाइटी वेलफेयर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है. दिस इट इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द इंडिविजुअल लेवल. सो कुल मिलाकर के अपन को सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसे मैक्सिमम करना है इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर के लेवल पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और सोसाइटी के लेवल पे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना है. ठीक है, थ्रू अलोकेटिंग ऑल स्केयर मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दैट वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स. अभी इन्हीं चीजों को हम किस तरीके से मैनेज करें, इसीलिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है. राइट, सो अब आई होप कि इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब एक वो होता है ना कि जब अपन कदम आगे बढ़ाते हैं तो जो चीजें हमें तब जरूरी होती हैं, तो ये आपका बेसिक जो आप कह सकते हो वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मैं आपको दे चुकी हूँ. ठीक है, अब ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपने 9th में 10th में इसको समझा तो होगा लेकिन इस पैटर्न में नहीं पढ़ा होगा. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है. अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो अब आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है. आपको पूरी की पूरी वहां पे डेफिनेशन जो चाहिएगी वो ये रही. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर. तो तीन पर्सपेक्टिव में आपको समझना है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से एंड द थर्ड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, सो ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर को कंसर्न किया जाता है कि ह्यूमन किस तरीके से स्केयर रिसोर्सेज को अलोकेट करके है ना अपने मतलब अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाते हैं. क्लियर, सो ये आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है. नाउ स्केर्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स. अब अगर अपन इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी और चॉइस ना हो तो अपन का इकोनॉमिक्स पढ़ने का कहीं कोई ऑब्जेक्टिव या मोटिव नहीं रहता है. भाई कम चीज को किस तरीके से यूज करना है कि हम हमारी वांट्स को पूरा कर लेंगे, यही इकोनॉमिक्स है. तो अगर स्केर्सिटी नहीं होगी और चॉइस वहां पे हम नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर क्या मैनेजमेंट हुआ. अगर मेरे पास में बहुत पैसे हैं और मैं जो चीज खरीदना चाह रही हूँ उसे मैं इजीली खरीद पा रही हूँ, तो यहाँ पे मैनेजमेंट करने की तो मुझे कहीं जरूरत ही नहीं है. लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब मेरी जो वेल्थ है वो खत्म होती जाएगी और उस पॉइंट पे मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, तो वहां पे इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है. राइट, जैसे ही हमारे यहाँ पे ये बार्टर सिस्टम के टाइम से देख लीजिए, या उसके बाद में जब जो मनी एक्सचेंज जब एस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम से देख लीजिए, तो जब से चीजों की वैल्यू होने लगी है तब से इकोनॉमिक्स को लोग पढ़ने लगे हैं. ओके, सो इमेजिन योरसेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. ओके, कैन यू गेट एनीथिंग यू विश टू गेट एनी टाइम. क्या आप अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो क्या आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो किसी भी वक्त? सर्टेनली नॉट. Thus, no matter how much resources means you have, these must be scarce in relation to your wants. अब जो richest men है ना, क्या उनकी कोई इच्छाएं नहीं है? उन्होंने अपनी इच्छाएं सब खत्म कर दी? नहीं. हर अमीर व्यक्ति की एक अंदर से ना एक ऐसी इच्छा होती है कि मुझे और थोड़ा अमीर बनना है, मुझे और थोड़ा कमाना है. ये जो कहते हैं ना कि इस चीज में जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी किसी आदमी को नहीं मिला. और इसी रेस के चलते हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज वर्किंग एवरी डे, एवरी सिंगल आवर. राइट, क्योंकि जो वांट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होती, जो इच्छाएं हैं वो कभी मतलब उनका कोई इच्छाओं को अंत नहीं है ना. तो जैसे अब
जो आदमी है वो अपनी कहते हैं ना कि जैसे जितना उसकी सैलरी है उस हिसाब से उसकी इच्छाएं होती हैं। जैसे जो बिल्कुल पुअर आदमी है उसकी इच्छा क्या होगी कि यार पूरे मतलब जब तक जी रहा हूँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा उससे अपग्रेडेड जो व्यक्ति है उनकी इच्छा क्या होगी कि यार क्या थोड़ा बढ़िया सा घर बन जाए और एक गाड़ी हो छोटी मोटी, ठीक है। उससे थोड़ा सा और अगर रिच कोई व्यक्ति है उनकी क्या इच्छा होगी कि बस क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाए पढ़ने के लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो अब्रॉड में जो कॉलेजेस है उसमें एडमिशन हो जाए, हमारा बिजनेस थोड़ा सा और ज्यादा चल पड़े, थोड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, ठीक है। और जो हमारे रिचेस्ट जो बिजनेसमैन हैं अंबानी अडानी, इन लोगों की क्या इनकी इच्छाएं खत्म हो गई बिल्कुल, अब इनकी लाइफ में और कुछ कोई वांट्स नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज्यादा आप ऊपर उठते हो उतना ज्यादा आपको कहीं ना कहीं आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो और ज्यादा ब्रॉड होता जाता है इस वे में, और फिर आपकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती जाती हैं, राइट। सो यहाँ पे यही है कि अगर कोई अमीर से अमीर व्यक्ति हो लेकिन उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ऑलराइट, नाउ स्कैरसिटी क्या होता है इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। स्कैरसिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो चीज आपके पास में होती है आपको उससे ज्यादा चाहिए होती है ना। इसको थोड़ा सा उल्टा समझते हैं, जो चीज जितनी होती है, राइट, जितनी जो चीज होती है किसी भी पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, वेल्थ के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव में यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे फूड के पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्कैरसिटी कुछ ऐसी चीज है जो कि सिर्फ वेल्थ में ही पाई जाती है, या फिर कुछ ऐसा है जो कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ही पाया जाता है। स्कैरसिटी किसी भी आप भाई कमी तो हर चीज में है। गरीब व्यक्ति के खाने में कमी है, पहनने में कमी है, रहने में कमी है, उससे थोड़े से अमीर व्यक्ति के पास में भाई गाड़ी की बड़ी गाड़ी की कमी है ना, जॉब की कमी है, अच्छे कॉलेजेस की कमी है, प्रॉपर हेल्थ की कमी है। तो स्कैरसिटी लाइज इन ईच एंड एवरी सेक्टर। ओके, सो स्कैरसिटी यहाँ पे कैसे बताया है, ये वो सिचुएशन है व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस, जिसके अंदर जो आपके पास में है वो कम है ना, देन व्हाट यू विश टू हैव, और जो आप चाह रहे हो वो ज्यादा चाह रहे हो लेकिन आपके पास में जो है वो है कम, ठीक है। In other words, scarcity implies a situation when supply of resources is less than the demand of resources. जितनी मैं डिमांड कर रही हूँ रिसोर्सेज की, वेल्थ की जितनी मैं डिमांड कर रही हूँ लेकिन उतनी सप्लाई मेरे पास में नहीं होती जा रही है। अच्छा, समवेयर मेरी सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर भी हो जाएगी लेकिन इमीडिएटली उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि मेरी डिमांड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। ये नहीं यार 30,000 से काम नहीं बनता, आई शुड अर्न 50,000 पर मंथ। 50,000 भी हो जाएगी अगर सैलरी कभी लाइफ में, तो सोचूंगी कि नहीं यार 50,000 में तो खर्चे ही पूरे नहीं होते, ये लोन EMIs ये वो, तो आई शुड वर्क हार्ड एंड मेरे मतलब कुल मिलाकर के सैलरी 70,000 तो होनी चाहिए। सप्लाई ठीक है, सप्लाई उतनी में बढ़ गई, मेरे को अच्छी जॉब मिल गई, अपग्रेड हो गई, मैं 70,000 मेरी सैलरी है, अब क्या होगा, मेरी वॉन्ट्स यहाँ पे खत्म हो गई? नहीं, फिर क्या होगा, फिर मेरी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, मैं थोड़ा सा और लग्जरियस लाइफ जीने लग जाऊंगी, लाइफस्टाइल मेरा बिल्कुल थोड़ा सा एकदम ही चेंज हो जाएगा, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लूंगी, वो मेंटेन करूंगी, उसके लिए और पैसे चाहिए और सैलरी होनी चाहिए। सो कुल मिलाकर के यहाँ पे इन चीजों का कहीं कोई अंत नहीं होता है। और जो स्कैरसिटी यहाँ पे जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, सो बेसिकली उसका मतलब यही होता है कि आपके पास में जो है वो कम है, किससे, जो आप जा रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, जो आप डिमांड कर रहे हो उससे। ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू कॉल स्कैरसिटी। चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी के अंदर ही आप चॉइस करते हो, कमी के अंदर ही आप चॉइस करते हो, ठीक है। जैसे अपन ने इस वीडियो को स्टार्ट करते ही अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था बिस्किट वाला, तो उसके अंदर मुझे चॉइस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरी जेब में 50 रुपए नहीं थे, मेरे पास में सिर्फ 10 रुपए थे और 10 रुपए के अंदर मुझे बिस्किट खाना था। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे चॉइस करनी पड़ी। सबसे पहले तो मैं 10 रुपए से ऊपर जितने के भी बिस्किट्स हैं सबको पहले मैंने साइड किया, फिर मेरे सामने 10 रुपए वाले बिस्किट्स हैं जो भी होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चॉइस करूंगी कि किस में शुगर कम है, या फिर कौन सा मुझे पसंद है, कौन सा क्रीम वाला है,
किसके अंदर थोड़े से हेल्दी सब्सटेंसेस हैं, कौन सा बिल्कुल ही खाने लायक नहीं है, फ्लेवर मेरे को पसंद नहीं है। तो ये सारी चीजों की फिर यहाँ पे चॉइस बनती है। तो स्कैरसिटी यानी कि कमी के अंदर ही आप चॉइस करना स्टार्ट करते हो, राइट। Choice emerges when limited resources are to be used for the satisfaction of unlimited wants. Choice वहाँ पे मतलब बनती है, choice वहाँ पे emerge होती है जहाँ पे आपके पास में limited resources होते हैं और आपको आपकी unlimited wants को satisfy करना होता है, ठीक है। So यहाँ पे choice का emergence होता है। A rupee cannot buy 10 things. 1 रुपए 10 चीजें नहीं खरीद सकता है। जब when the price of each is ₹1, जब हर एक प्रोडक्ट की प्राइस 1 रुपए होगी तो 1 रुपए से आप 10 चीजें नहीं खरीद सकते हो भाई। एक पेन की, इस पेन की जो प्राइस है वो ₹1 है। अब ₹1 मैं मार्केट में लेके गई और 10 पेन मैं नहीं ला सकती हूँ। 1 रुपए में तो एक ही आएगा, 10 तो नहीं आ सकता, राइट। सो दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक्स। यू हैव टू चूज द थिंग यू वुड प्रेफर टू हैव। You have to forego 9 things in the favor of 1 thing you choose to have. 10 चीजों में से आपको आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके पास में कितने रुपए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्ट करना पड़ता है, बाकी चीजें आपको फॉरगो करनी पड़ती हैं, राइट। यू हैव टू मेक चॉइस सिंपली बिकॉज यू मस्ट फेस स्कैरसिटी। आपको चॉइस यहाँ पे सिंपली इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे आप क्या फेस कर रहे हो, स्कैरसिटी फेस कर रहे हो, कमी महसूस कर रहे हो कि 10 चीजें खरीदी है, 10 रुपए होते तो हो सकता है मैं सारी की सारी लेके घर चली जाती, लेकिन अब मेरे जेब में सिर्फ 1 रुपए है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, ऑलराइट। नाउ चॉइसेस क्या है? चॉइसेस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। आपके पास में अल्टरनेटिव्स हैं, अब इन अल्टरनेटिव्स में से आपको उठाना है, चॉइस करना है। बिस्किट 10 प्रकार के मेरे सामने हैं, कौन सा मैं लूंगी, चॉइसेस किस पर्सपेक्टिव में मैं करूंगी, ठीक है। सो रिसोर्सेज, अच्छा पहले अब यहाँ पे चॉइस इमर्ज कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर है, मेरे पास में पैसे नहीं है, वेल्थ नहीं है मेरे पास में इस पॉइंट पे, इसलिए तो रिसोर्सेज स्कैर है। रिसोर्सेज कैन बी अलॉटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। अब इस 1 रुपए से, सॉरी 1 रुपए नहीं, 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिक्स हो गए। 10 रुपए हम मान के चल रहे थे ना, तो यहाँ पे 10 रुपए से मैं क्या कर सकती हूँ, तो बिस्किट का पैकेट खरीद सकती हूँ, या फिर इस 10 रुपए से मैं कुछ और भी काम कर सकती हूँ। तो जो रिसोर्सेज हैं उसके अलग अलग यूज हैं। अब इस 10 रुपए के बहुत से यूज हैं भाई, मैं खाने में यूज ले सकती हूँ, मेरे को घर जाना है तो मुझे रिक्शा जो है उसको भी हो सकता है 10 रुपए मैं दे दूं, मतलब पास ही मेरा घर है तो मैं, हो सकता है वहां पे मेरे को यूज आ जाए। तो इन पैसों की यूजेस तो अल्टरनेटिव है, कहाँ पे मुझे, किस पॉइंट पे मुझे इन पैसों को यूज करना है, ये मेरी चॉइस होती है। सो अगर भूख मुझे एक्सट्रीम लग रही है तो मैं दूसरे सभी जो चॉइसेस हैं, दूसरे सभी जो यूजेस हैं, उनको मैं एक बार को साइड में करूंगी और जो चीज जहां पे इंपॉर्टेंट लग रही है उस चीज को मैं वहां पे करूंगी, इनिशिएट करूंगी, राइट। सो रिसोर्सेज कैन बी अलॉटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस, दस स्कैरसिटी कॉजेस चॉइसेस। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्कैरसिटी की वजह से चॉइस इमर्ज होती है, बनती है। एंड चॉइसेस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग, और चॉइस से आप क्या करते हो, डिसीजन बनाते हो। डिसीजन मेकिंग आपके अंदर इंस्टेंटली, वो डिसीजन मेकिंग वाली जो कह सकते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग वाली जो थॉट होता है वो आपके इंस्टेंटली दिमाग में आता है, ठीक है। सो इन दोनों ही चीजों को आपको ध्यान रखना है। स्कैरसिटी से आप चॉइस बनाते हो और चॉइस से आपके दिमाग में डिसीजन मेकिंग वाला थॉट आता है, राइट। डिसीजन मेकिंग रिलेट्स टू यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। डिसीजन मेकिंग में अपन को पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में से आप कौन सा अपन को यूज करना है ना, इन मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन, इस तरीके से कि कंज्यूमर्स जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएं, प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाएं और सोसाइटी अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। तो डिसीजन अपन को इस तरीके से करना होता है, ठीक है। नाउ एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपके सामने है, पूरा क्रक्स जो है। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा स्कैर है, कम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है या फिर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं आप उनको अलग अलग डिफरेंट यूजेस में आप उनको अलोकेट कर सकते हो।
इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग आउट स्कैरसिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती है? कमी से जनरेट होती है, स्कैरसिटी से जनरेट होती है, एंड चॉइस से जनरेट होती है. सो इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. क्लियर? इसका मतलब क्या है? कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. यहाँ पे चॉइस वाली प्रॉब्लम होती है. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज, और जो स्कैर रिसोर्सेज है आप उनको प्रॉपर कहाँ पे एलोकेट करोगे, ये प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है. ठीक है, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अब यहाँ पे किस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव करना चाहते हो? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन फॉर द कंज्यूमर, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और सोसाइटी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए. ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. और आज के इस वीडियो में हम जिसके अंदर क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम समझने वाले हैं. राइट? सो जब हम इंट्रोडक्शन पोर्शन जब इसका हम कवर कर रहे थे, जब हमने इसका इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बेसिक जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो मैंने आपको बताया था कि भाई माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल की चीजों को पढ़ते हैं, छोटे लेवल की चीजों को पढ़ते हैं, और वहीं मैक्रो के अंदर हम जो भी पढ़ते हैं वो बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ते हैं. राइट? सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि आप मतलब जैसे अगर आपसे कोई भी चलते फिरते पूछ ले तो आप इस डिफरेंस को बता सकते हो. और कुल मिलाकर के इस डिफरेंस के अंदर ही सारा का सारा आपका जो कह सकते हैं माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो सारा का सारा इसी के अंदर आ जाता है. ठीक है, बाकी चीजें क्या है जो कि पढ़ने लायक है हमारे इन दोनों के अंदर, उसको हम समझते हैं. ठीक है, सो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे हम समझते हैं व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द चॉइस विच इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना, जब हम चॉइस की प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम को कंसिडर कर रहे हैं. सो व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एट एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जब इन प्रॉब्लम्स को हम इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी करते हैं और एड्रेस करते हैं, है ना, इसको हम फिर उसके हम किस नाम से जानते हैं? उस पॉइंट पे इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे हम जानते हैं. व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ द चॉइस, और जब इन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं, एड्रेस करते हैं एट द लेवल ऑफ कंट्री, कंट्री के लेवल पे, तब हम इसको किस नाम से जानते? कंट्री के नेम पे, या एज अ होल, और एट द लेवल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, या फिर डिफरेंट रीजन्स के नाम पे जब हम प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, एड्रेस करते हैं कंट्री की, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से हम इसे जानते हैं. ठीक है, आपके घरेलू जो भी समस्याएं हैं वो मैक्रो में आएंगी कि माइक्रो में आएंगी? ऑफ कोर्स माइक्रो में आएंगी. आपके नेशन की, आपके कंट्री की जो समस्याएं हैं वो काय में आएंगी? वो मैक्रो में आएंगी. ठीक है, now with these observation in mind we now proceed to a detailed study of concepts of microeconomics and macroeconomics. ठीक है, अब यहाँ पे microeconomics के बारे में हम समझते हैं. So the term micro in English language has its origin in the Greek word micros which means small. So microeconomics को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इंग्लिश में अगर इसका मतलब समझे, ग्रीक वर्ड इसका क्या है? माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल. Okay, it studies economic activities of economic unit like demand for salt by an individual household, or economic activities of small group of economic units like demand for salt by the household. ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कर रहा है अगर किसी चीज की डिमांड, तो हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे. अगर कोई हाउस होल्ड कर रहा है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड, तो हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ठीक है, कोई किसी पर्टिकुलर फर्म की अगर हम बात करें तो इसको हम कंसिडर करेंगे. देखो 2 चीजें होती हैं. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ. एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है फर्म. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो फर्म क्या होती है? एक छोटा मतलब एक छोटा पार्ट होता है एक इंडस्ट्री का. ठीक है, कैसे? जैसे सॉल्ट इंडस्ट्री. ठीक है, नमक की इंडस्ट्री. अब नमक की इंडस्ट्री में छोटी छोटी फर्म्स होती हैं जो कि नमक बनाती हैं. इन सभी फर्म्स को इकट्ठा अगर हम बोलें तो हम इन सभी फर्म्स को इकट्ठा करके एक इंडस्ट्री के तौर पे हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर हम
एक सिर्फ इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक फर्म की बात करें तो वो किस में आ जाएगा, माइक्रो में। पूरी इंडस्ट्री को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो किसके अंदर हम बात करेंगे, वो पॉइंट आउट होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स दस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो, यानी कि आप इस बुक में किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो, डिमांड थ्योरी के बारे में आप पढ़ने वाले हो, प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में आप पढ़ने वाले हो, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में आप पढ़ने वाले हो, फैक्टर प्राइसिंग के बारे में आप पढ़ने वाले हो, और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इन सभी चीजों के बारे में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो। ऑलराइट, अब माइक्रो हम समझ चुके हैं, किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, है ना, किसी इंडिविजुअल की डिमांड सप्लाई, किसी इंडिविजुअल फर्म हाउस होल्ड की अगर हम बात करें। ऑलराइट, फिर उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इलास्टिसिटी पढ़ेंगे डिमांड की, कि आपके इनकम के चेंज आने से आपके इलास्टिसिटी में कितना, आपकी डिमांड में कितना चेंज आया है, इन चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। कंज्यूमर थ्योरी के बारे में अपन पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर थ्योरी के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगी। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ज़्यादा तो माइक्रो मैक्रो में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं पूरी इस गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर कंपेयर करें, क्योंकि क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है और आपको थ्योरी ही समझनी पड़ती है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप अपने डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकली चीज़ों को आप समझते हो, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आप जल्दी कैच भी करोगे, थोड़ा सा समझने में भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा मतलब मजा सा आ रहा है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर मेरे से पूछा जाए तो दिस इज द फेवरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच आई फाइंड आउट, ओके। और आप लोग भी मुझे बताएं पढ़ते पढ़ते, मतलब बताना आगे कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसी लगने लगी है, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे 12th में, तब मतलब जब मैं थी 12th में, तो उस पॉइंट में तो ऐसा था कि 2 बुक्स होती थी हमारी, एक थी माइक्रो एक थी मैक्रो, ठीक है। 12th की मैं बता रही हूँ, और 11th के अंदर भी ऐसा सा ही था, लेकिन वो कम लेवल का था। अभी क्या हुआ है, अभी जब सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आया तो इसके अंदर आपकी माइक्रो तो कर दी है 11th में और मैक्रो कर दिया आपकी 12th में। और 12th में शायद इंडियन डेवलपमेंट वाली एक यूनिट, मतलब एक बुक है, और 11th में आपकी साथ में स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें हम पढ़ेंगे। मैक्रो को एक बार हम यहाँ पे समझते हैं। सो द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो मैक्रो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, लार्ज, ऑलराइट। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। अब यहाँ पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड एज अ होल, okay. For example, it studies aggregate demand for all goods and services. उसमें हम इंडिविजुअल डिमांड को कंसिडर कर रहे थे, इसके अंदर हम टोटल डिमांड को कंसिडर करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड को कंसिडर करेंगे मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति सॉल्ट की कितनी डिमांड करता है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड सॉल्ट की कितनी डिमांड करता है, ठीक है। यहाँ पे पूरी इकोनॉमी सॉल्ट की कितनी डिमांड करती है उसे हम कंसिडर करते हैं। एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल डिमांड को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सभी गुड्स और सर्विसेज के लिए इन दी इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, एग्रीगेट्स, यानी कि इन टोटल इकोनॉमी की डिमांड, टोटल इकोनॉमी की सप्लाई, टोटल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, टोटल इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी, टोटल इकोनॉमी के अंदर जो भी करंट चैलेंजेस होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीजें, इनकम आउटपुट, ठीक है, टोटल इकोनॉमी का। तो ये सारी की सारी जीडीपी, ये सारी जो चीजें हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। सच एज नेशनल इनकम, हमारे नेशन की इनकम। देखो एक तो होती है पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम, जैसे आपकी इनकम, मेरी इनकम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंडिविजुअल इनकम, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद में आती है दूसरी चीज विच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम नेशन की इनकम को कंसिडर करते हैं। सो इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम पढ़ते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं जो कि मार्केट के अंदर होता है, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं, जनरल प्राइस लेवल, ओके। सो यहाँ पे अब दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दी डिफरेंस।
So both microeconomics and macroeconomics study problems relating to scarcity and choice. अब चाहे हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की या फिर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, दोनों के ही अंदर हम स्कैरसिटी और चॉइस इन दोनों को पढ़ते हैं. पिछले वीडियो में अपन ने स्कैरसिटी और चॉइस को समझा था कि भाई स्कैरसिटी से चॉइस डेवलप होती है और चॉइस से डिसीजन मेकिंग थॉट डेवलप होता है. इस चीज को हमने समझा था, राइट. अब चॉइस और स्कैरसिटी अगर ये दोनों चीजें ना हो तो इकोनॉमिक्स का कहीं कोई भी इमर्जेंस नहीं होती. जैसे ही हमारी इकोनॉमी में चीजें स्कैर होने लगी, वेल्थ स्कैर होने लगी, रिसोर्सेज स्कैर होने लगे, वहां पे चॉइस बढ़ने लगी, चॉइस का इमर्जेंस हुआ. और जैसे ही चॉइस का इमर्जेंस हुआ तो वैसे ही क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग थॉट आने लगा लोगों को, है ना. क्योंकि चीजें अब स्कैर है, लिमिटेड है, यहाँ पे हमें चॉइस बनानी पड़ेगी. कौन सी चॉइस, मतलब कौन सा गुड यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. यही तो है मैनेजमेंट एंड दिस इज व्हाट यू कॉल इकोनॉमिक्स, राइट. सो यहाँ पे चाहे हम बात करें माइक्रो की चाहे हम बात करें मैक्रो की, दोनों के अंदर हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल. हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को समझते हैं, इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक्स के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम समझते हैं, लेकिन ऑन एन इंडिविजुअल लेवल. ठीक है, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, ठीक है, या फिर किसी इंडिविजुअल फर्म के लेवल पे, या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी आप यहाँ पे कह सकते थे फॉर दैट मैटर. ओके, सो यहाँ पे हम इंडिविजुअल की वहां पे बात करते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो सब चीजों को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ठीक है, वही जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप. अब इसके अंदर हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, बट एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. लेकिन पूरी इकोनॉमी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. क्लियर. नाउ थोड़े से और कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस है हमारे पास में से भी समझते हैं. Microeconomics is basically concerned with determination of output and price for an individual firm or industry. है ना, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फर्म की अगर हम बात करें या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, देखो सभी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो वो माइक्रो का पार्ट हो जाता है. ओके, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री जैसे सॉल्ट की ही मान लो, तो सॉल्ट में टाटा सॉल्ट की इंडस्ट्री हो सकती है, आपका दूसरा और जो भी सॉल्ट होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, सूर्या नमक. ठीक है, तो ये जो भी इंडस्ट्रीज, इनकी अपनी अलग एक इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, तो नमक भाई बनाते तो क्या है, ये सॉल्ट. अब अगर यहाँ पे बोला जाए ऑल सॉल्ट इंडस्ट्री तो वो इसका पार्ट हो जाएंगे. बोले अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला जाए कौन सी इंडस्ट्री, कि भाई सूर्या नमक इंडस्ट्री, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा. अब अगर बोला जाए कि ऑल सूर्या नमक इंडस्ट्रीज फर्म्स, तो अगर सभी फर्म्स को अगर हम बात करें तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, माइक्रो का. अगर एक इंडिविजुअल फर्म की अगर हम बात करें तो वो माइक्रो का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि बेसिकली इट इज कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, कि कितना आउटपुट यहाँ पे डिटरमाइन होना चाहिए, प्राइसेस कितने डिटरमाइन होनी चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे. ठीक है, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं. अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर टू द थ्योरी ऑफ प्राइस. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से इसको हम रेफर करते हैं. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, टोटल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल. ठीक है, नॉर्मल प्राइस की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, जनरल प्राइस लेवल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मतलब बड़े पैमाने पे किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे बनती है, तो उन चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. जनरल प्राइस लेवल, एग्रीगेट आउटपुट इन द इकोनॉमी एज अ होल. अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ब्रीफली रेफर्ड टू एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम किस नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के नाम से, और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ प्राइस के नाम से समझते हैं. ठीक है, ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था दोनों के बीच का. स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट.
जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बारे में बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि मैक्रो के जो भी वेरिएबल्स है वो सब कांस्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल, इट इज अज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन while we are studying determination of output and price of an individual firm or industry. हम ये assume करके चलते हैं कि जो aggregate output है वो given है, लेकिन हम यहाँ पे individual level की बात कर रहे हैं ना। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, determination of output हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम prices के बारे में पढ़ रहे हैं किसी individual firm की, ठीक है। वहीं same goes here also. स्टडी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स अज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। जब हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो सब कांस्टेंट है। एग्जांपल, इट इज अज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन्स कांस्टेंट। हम इस चीज को अज्यूम करके चलते हैं कि इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कांस्टेंट है व्हेन वी आर स्टडीइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल। जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट पढ़ रहे होते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो क्या है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंडिविजुअली होता है तो वो उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चलते हैं, राइट। लास्ट इज मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। सो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड, ठीक है, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं विच इज सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स के अंदर हो गया, या किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अंदर प्रॉब्लम की दिक्कत हो, मतलब प्रॉब्लम सामने आ गई, या फैक्टर प्राइसिंग की जब बात होती है तो वहां पे उस प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे यहाँ पे वर्क किया जाता है ना। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज, भाई मैक्रो की हम बात करें, बड़े पैमाने पे बात करें तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूर दिखेगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एंड इन्फ्लेशन। महंगाई की प्रॉब्लम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, गरीबी की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी तो बड़ी समस्याएं हैं। ये सारी की सारी मैक्रो लेवल पे पढ़ने लायक समस्याएं हैं, माइक्रो लेवल पे तो पढ़ने लायक नहीं है। तो ये सारी की सारी समस्याएं इसका पार्ट होती हैं और इसके अंदर मार्केट फोर्सेस के हेल्प से चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाती हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन पॉलिसीज, उन प्रोग्राम्स की हेल्प से जो भी समस्याएं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इन्फ्लेशन, ये सारी समस्याएं को जो गवर्नमेंट है वो ठीक करती है, ठीक है। सो यहाँ पे मेन रोल किसका है, मार्केट फोर्सेस का। यहाँ पे मेन रोल किसका है, गवर्नमेंट का। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको अब आज के बाद में माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो ये डिफरेंस है ये आपके दिमाग से नहीं जाएगा। सो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दी है, कुछ बेसिक चीजों के बारे में इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं, और आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के जो दो पार्ट्स हैं विच इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो इकोनॉमिक्स क्या है इसको हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक जो लेवल है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन चीज है वो अपन समझ चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, मतलब बेसिकली इसको हम समझते हैं बेसिक लेवल पे, अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में वेरिफिकेशन के लिए कुछ क्या होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। ऑलराइट, वहीं हम जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में ओपिनियंस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझेंगे क्या होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और क्या होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक इश्यूज से डील करती है और इकोनॉमिक बिहेवियर से रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है और फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम से डील करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स। अब यहाँ पे उन इकोनॉमिक सिचुएशंस को हम पढ़ते हैं जिसको पढ़ने के लिए फैक्ट्स की जरूरत होती है, फिगर्स की जरूरत होती है,
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसको हम केयरफुली रीड करते हैं, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि जब हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स की, फिगर्स की, तो हम किन चीजों को कंसिडर कर रहे हैं। सो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले poverty in India affected larger percentage of population than now. तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था कि जो गरीबी है वो ज्यादा लोगों को इफेक्ट की थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले कंपैरेटिवली टू टुडे, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किससे रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंड, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। यहाँ पे करंट का सिचुएशन बताया है, ठीक है, ये प्रेजेंट की सिचुएशन को बताया जा रहा है यहाँ पे कि 22% पॉपुलेशन इंडिया में आज भी गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो इट इज एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू दी प्रेजेंट। सो पास्ट की ऑब्जर्वेशन हम देख चुके हैं, प्रेजेंट की ऑब्जर्वेशन हम देख चुके हैं, ठीक है। नाउ इफ पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यूज टू ग्रो एट द एग्जिस्टिंग रेट, अगर इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो इसी रेट से अगर बढ़ती रही, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड 22% इन द ईयर 2020। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन वो 22% से बढ़ती, मतलब बहुत बढ़ जाएगी 2020 तक, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन विल एक्सीड 22% इन द ईयर 2020 ईयर में। और ये हम फ्यूचर के बारे में मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इस ऑब्जर्वेशन में किसको हम, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमने एक ही कॉन्टेक्स्ट को हमने 3 जगह पढ़ा है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। फैक्ट्स और फिगर्स देखे हैं हमने यहाँ पे, ठीक है। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अभी जितने भी स्टेटमेंट्स हमने देखे, तीनों स्टेटमेंट्स, ये कौन सी इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। These observations highlight the state of poverty in the past, present and the future. अब इन तीनों ही स्टेटमेंट्स ने क्या बताया है, पॉवर्टी पे हाईलाइट किया है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। Thus, positive economics is the economics of what was, what is and what would be. इसको आपको, इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, सबसे पहले व्हाट वाज, क्या था, क्या है और क्या होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन चीजों के बारे में है, क्या था जिसके अंदर जो अपन पास्ट में पढ़ते हैं, क्या है जो कि अपन प्रेजेंट में पढ़ते हैं, और क्या होगा ये अपन फ्यूचर का पढ़ते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स shows the following characteristics. These statements highlight the nature and extent of economic problems. अब ये जो भी स्टेटमेंट्स थे, इन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स थे इन्होंने किस चीज पे हाईलाइट किया, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके नेचर को हाईलाइट किया है। और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक बिहेवियर जो है लोगों का पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में, उसको हमने इन स्टेटमेंट्स में हाईलाइट किया है। These statements are based on the facts and figures related to the past, present और the future. अब ये जो स्टेटमेंट्स थे ये फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, ठीक है। These statements are verifiable for truth. अब अगर इनको हमें वेरीफाई करना हो, है ना, अगर हमें ये चीज वेरीफाई करनी हो कि भाई इंडिपेंडेंस से पहले क्या सच में पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन 22% है, क्या इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके के, जैसे नेट पे से ही अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इंटरनेट से। तो ये सारी जो चीजें हैं ये वेरीफाइबल होती हैं, ठीक है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन बी वेरीफाइड, क्योंकि हमें पता है जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं वो वेरीफाइड किए जा सकते हैं, राइट। These statements do not reflect any value judgments. अब इन स्टेटमेंट से किसी भी तरीके की वैल्यू जजमेंट्स रिफ्लेक्ट नहीं होती है ना, या फिर किसी भी तरीके का ओपिनियन यहाँ से जनरेट नहीं होता है ना, ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। इकोनॉमिस्ट का यहाँ पे किसी भी तरीके का वैल्यू क्या कह सकते हैं, वैल्यू जजमेंट यहाँ से नहीं दिखता, कोई तरीके का ओपिनियन यहाँ से नहीं दिखता है, विच कुड बी मैटर ऑफ डिबेट, जो कि डिबेट का मैटर होके सामने आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के हर चीज पे ओपिनियन अलग होते हैं, जज करने का जो तरीका होता है वो हर इंसान का अलग होता है, ठीक है। ओपिनियंस, जहां पे ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं
मैं किसी चीज को लेके क्या सोचती हूँ, आप किसी चीज को लेके उसी चीज को, है ना, आप उसी चीज को क्या लेके क्या सोचते हो, तो हम दोनों के व्यूज यहाँ पे डिफरेंट हो गए। ये काय का टॉपिक हो गया, डिबेट का टॉपिक हो गया। सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डिट्टो फैक्ट्स किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, कट टू कट बात होती है कि भाई 22% पॉपुलेशन गरीब है तो है। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई 22 नहीं है, इतनी है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, इनको आप वेरीफाई कर सकते हो और इनको आप बता सकते हो कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो जहां पे एकदम कट टू कट चीज होती है वहां पे डिबेट का कहीं कोई नाम न होता नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी भी तरीके का ओपिनियन नहीं होता है, किसी भी तरीके की वैल्यू जजमेंट्स नहीं होती है। सो यहाँ पे डिबेट की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। Alright? Now, it is important to note that positive statements are not necessarily the statements of truth. अब आपको यहाँ पे इस चीज को नोट करना है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई के भी स्टेटमेंट्स हो, ट्रुथ के स्टेटमेंट्स हो, बट सर्टेनली दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। लेकिन कहीं ना कहीं आप इन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो सच्चाई के लिए। सो जैसे अभी अपन ने बात करी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 22% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो गरीब है, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर इसको अपन वेरीफाई करने जाएं तो 22 की जगह 32 आ जाए, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो चेंज होते रहते हैं। तो सच्चाई की यहाँ पे बात नहीं है, इसमें ये बात है कि आप फैक्ट्स को आप वेरीफाई कर सकते हो, वो तो डेली फैक्ट्स एंड फिगर्स चेंज होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये है कि आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन सेज इंडियाज पॉपुलेशन इज 100 crores एंड द अदर पर्सन सेज इंडियाज पॉपुलेशन इज 121 crores, तो एक व्यक्ति कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 100 crores है, ठीक है, वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 121 crores है। बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। इवन व्हेन द फर्स्ट इज रॉन्ग एंड द सेकंड इज राइट, भले ही फर्स्ट वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है, पर दोनों के स्टेटमेंट्स तो सही है। यहाँ पे द पॉइंट टू बी एम्फसाइज्ड इज दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं इनको वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है। वन कैन वेरीफाई दिस स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आप इनको कैसे वेरीफाई कर सकते हो? या तो 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। पर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये वेरीफाइबल होते हैं, आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हो। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, ओके। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आउट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपके ओपिनियंस को यहाँ पे वेटेज मिलेगा, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके जजमेंट क्या है, इसको यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। सो इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी तरीके के इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे किसी भी इकोनॉमिस्ट के क्या ओपिनियन है उसको यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। सो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स में ऑफर डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कि पोवर्टी ही अगर हम ले लें या अनएम्प्लॉयमेंट ले लें, तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर हर एक इकोनॉमिस्ट का अपना एक अलग व्यू होगा, अलग एक जजमेंट होगा, राइट। हर एक इकोनॉमिस्ट का अपना एक अलग सुझाव होगा, ओपिनियन होगा, क्योंकि सबके ओपिनियंस सेम तो हो नहीं सकते। अब किसी भी पर्टिकुलर चीज पे मैं क्या सोच रही हूँ, जरूरी थोड़ी कि आप भी, आपका ओपिनियन भी वही हो। रिलीजन को लेकर के हो सकता है मैं रिलीजन वाइज नहीं हूं, लेकिन हो सकता है आप में से कोई रिलीजन वाइज हो, है ना, या फिर हो सकता है कोई भी व्यक्ति रिलीजन वाइज हो। तो अब यहाँ पे अगर हम हमारी डिबेट करना स्टार्ट करें तो वो डिबेट कब झगड़े में बदल जाता है वो, तो इस तरीके की चीजें जब होने लगती हैं, यानी कि आपके ओपिनियंस कभी मैच नहीं करते, तो हो सकता है कि जब भी व्हाट आउट टू बी जब हम बात करते हैं, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम ओपिनियन की बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि दो लोगों का ओपिनियन बिल्कुल सेम हो, राइट। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स में ऑफर डिफरेंट ओपिनियंस ऑन सोल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अलग अलग ओपिनियंस होते हैं हर प्रॉब्लम के, ठीक है। ओपिनियन इन्वॉल्व ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। ओपिनियंस के अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, वैल्यू जजमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मनरेगा,
अब यहाँ पे कुछ जैसे उसके ऑब्जर्वेशन हमने पढ़े थे पॉवर्टी को लेकर के, यहाँ पे भी कुछ ऑब्जर्वेशन है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के, समझते हैं। सो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा हमें पता है ये अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट का एक तरीके का प्रोग्राम है। सो मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक दिन ऐसा आएगा कि मनरेगा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से खत्म कर देगा हमारी कंट्री से। स्टेटमेंट्स के कह सकती हूं मैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स की जो फॉर्मेटिंग है उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, तब आपको चीजें थोड़ी सी इजी लगेंगी। मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन द रूरल इंडिया। सो रूरल इंडिया में मनरेगा एक तरीके से एक फाइनेंशियल सपोर्ट है उन लोगों को जिनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बेनिफिशियरीज ऑफ मनरेगा विल रिमेन एज अनप्रोडक्टिव वर्कर्स। जो बेनिफिट्स हैं मनरेगा के, है ना, वो अनप्रोडक्टिव वर्कर्स को ही मिलते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड। मनरेगा क्या करता है, टैक्स पेयर्स जो होते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनके पैसों को यूज करता है और इसको यहाँ पे रोक देना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आई ना डिबेट वाली, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप इस चीज को कैसे कह सकते हो, वेरीफाई करो इस चीज को, लेकिन यहाँ पे वेरीफाई तो होता नहीं है, ये स्टेटमेंट्स वेरीफेबल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आप अपने ओपिनियंस की बात कर रहे हो, राइट। मनरेगा शुड नॉट बी परस्यू अनलेस इट इंश्योर्स असेट्स क्रिएशन इन द इकोनॉमी। मनरेगा परस्यू नहीं करना चाहिए जब तक कि असेट क्रिएशन नहीं होता है मनरेगा से। जब तक मनरेगा असेट क्रिएशन इंश्योर नहीं कर देता है तब तक मनरेगा को हमें परस्यू नहीं करना चाहिए। 4 स्टेटमेंट्स देखे हमने, 4 में से ऊपर वाले 2 इसके पॉजिटिव, मतलब इसका पॉजिटिव साइड बता रहे थे, मनरेगा का पॉजिटिव साइड बता रहे थे, और नीचे के 2 कहीं ना मतलब इन अ वे अपन कह सकते हैं नेगेटिव साइड बता रहे हैं, मतलब पॉजिटिव तो नहीं है, राइट। अब जब ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं व्हाट आउट टू बी वाली, तो यहाँ पे क्या होता है, ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं, और जैसे ही ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं वैसे ही वैल्यू जजमेंट्स डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमीज, दीज आर मर्ली ओपिनियंस। सो बेसिकली ये क्या है, ये अपने अपने ओपिनियंस है, इकोनॉमिस्ट्स के ओपिनियंस है। अगर आज मैं अभी आप लोगों से मनरेगा के बारे में पूछूं तो हो सकता है आप लोगों के ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। आज अगर मैं मनरेगा के बारे में बोलने के लिए उतरूं तो हो सकता है कि मैं मनरेगा को लेकर कुछ अलग ही सोचती हूँ, ठीक है। तो ओपिनियंस सबके डिफरेंट होते हैं इसके अंदर। सो दीज आर नॉट वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। अब ये जो चीजें होती हैं ये ट्रुथ, सच्चाई के लिए, ट्रुथ के लिए वेरीफाइबल नहीं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स shows the following characteristics. These statements involve value judgment, इसके अंदर value judgment involve होता है, ठीक है। These statements leads to controversies and debates. अब इन statements के अंदर controversies create होती हैं, debates create होती है। These statements indicate opinion and are therefore not verifiable for truth. अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं, है ना, ओपिनियंस को इंडिकेट करता है और ये वेरीफाइबल नहीं होते हैं सच्चाई के लिए, मतलब आप इसे ट्रुथ के लिए वेरीफाई नहीं कर सकते हो। These statements reflect what ought to be as a solution to the economic problem. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, तो सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे। कोई कहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज है उसे बढ़ाओ, कोई कहेगा कि सरकार को प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए, कोई कहेगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, कोई कहेगा कि फाइनेंशियल एड देनी चाहिए उन लोगों को जो कि अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, है ना। कोई कहेगा कि जो मशीनरीज हैं उनकी कॉस्ट को कम कर देना चाहिए, कोई कहेगा रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट को कम कर देना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का स्टार्टअप कर सकें, उनको और बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले जिससे कि, तो ये सारे ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सो ये इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, ये बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इकोनॉमी फेस करती है। अब इस इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग ओपिनियन होता है, वैल्यू जजमेंट्स होते हैं जो कि डिबेटेबल होते हैं और जो वेरीफाइबल नहीं होते हैं, ठीक है। We ought to be is the just an opinion of an individual, ठीक है, हमें ऐसा लगता है, is just the opinion of an individual.
it need not necessarily proved to be the best solution of an economic problem. अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट सोल्यूशन है. मैं कहूँ कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़नी चाहिए, दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस. अगर मैं इस चीज का दावा कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे जैसा और भी बहुत से लोग हैं जो अपने अपने पॉइंट्स पे दावा करते हो, उनके लिए उनका पॉइंट सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है. So, example, after independence, the economists decided to give public sector a priority over the private sector in the context of growth and development of the economy. So, independence के बाद में क्या हुआ था कि public sector को ज्यादा priority देने का सोचा गया था rather than private sector. किसकी वजह से कि भाई हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़े, इस वजह से आप अपन को पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है. इवेंचुअली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दिस पॉलिसी हैड टू बी अबेंडन्ड. ये जो पॉलिसी इसको धीरे धीरे खत्म करने पड़ी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इन्वॉल्व्ड इन 1991. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसके अंदर इट वाज डिसाइडेड टू प्लेस ग्रेटर रिलायंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन की बात करी है. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपको याद हो तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों चीजों की हमने बात करी है, राइट. सो कहाँ तो हम हमारे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बाद में इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम पब्लिक सेक्टर पे पूरी की तरह से रिलाई करना चाह रहे थे. फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि नहीं यार, दिस वोंट वर्क. हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राइवेट को थोड़ा सा आगे लेके आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को. तो हम नई न्यू पॉलिसी लेके आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, और उसके अंदर हमने प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया रेदर देन दी पब्लिक सेक्टर, राइट. अब इन दोनों के बीच का हमारे पास में डिफरेंस है. एक तरफ है हमारे पास में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी तरफ है अपने पास में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो यहाँ पे हम ऐसे इश्यूज की बात करते हैं, ऐसे बिहेवियर की बात करते हैं जो कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट. अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम जो ओपिनियंस होते हैं इकोनॉमिस्ट्स के उससे डील करते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम. अब दोनों ही चीजें रिलेटेड किससे, इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, राइट. इसके अंदर बस आप इकोनॉमिक बिहेवियर को कंसिडर करते हो और इसके अंदर आप इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस को कंसिडर करते हो. ठीक है. स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी. जो स्टेटमेंट्स देखे अपन ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के, वो किससे रिलेटेड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी से. ठीक है. यहाँ पे द स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए से रिलेटेड होते हैं इसके स्टेटमेंट्स. ओके. स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरीली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सच हों. These may be true or false. ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं. Example, somebody says population of India is more than the population of China. कोई व्यक्ति कहे कि भाई जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा है. It is definitely a positive statement. ये definitely एक positive statement है. But it is wrong. One can verify it. भाई अगर सिर्फ स्टेटमेंट की तरफ देखा जाए तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत है. इसको अपन वेरीफाई कर सकते हैं, है ना. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज ट्रू और फॉल्स. जब हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सही है या गलत है. दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स ओपिनियंस ओनली. अब इन स्टेटमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस ही इन्वॉल्व होते हैं. एग्जाम्पल, somebody says that old age pension should be stopped. किसी ने कहा कि भाई ओल्ड एज पेंशन को बंद कर देना चाहिए. इट इज जस्ट एन ओपिनियन. ये किसी व्यक्ति का ओपिनियन है. ठीक है. सो आई होप ये दोनों ही चीजें आपको क्लियर हुई होंगी. Facts and figures as element of positive economics are verifiable for truth. अब यहाँ पे facts and figures की बात करते हैं जिसको verify कर सकते हैं. Positive economics does not involve value judgment. इसमें value judgment involve नहीं होती है. ठीक है. Normative statements verifiable at all. Normative statements जो होते हैं वो verifiable नहीं होते हैं. ठीक है. Not verifiable at all. Statements of नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट आउट टू बी. अब इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं कि क्या होना चाहिए. क्लियर. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इकोनॉमी.
सो इकोनॉमिक्स क्या है, ये हम अभी तक पढ़ते आए हैं, इसको समझ भी रहे हैं धीरे धीरे कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कितने टाइप का है, क्या है। लेकिन एक वर्ड आ रहा है काफी बार, इकोनॉमी। सो इकोनॉमी क्या है इसको हम समझते हैं। सो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। लोग अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई ड्राइवर है, कोई दूध बेचता है ना, कोई दुकान चलाता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सो ये सभी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करते हैं जिससे कि वो अपना लिविंग को अर्न कर पाए। टीचर्स गो टू स्कूल, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स and industrialists go to their industries. The nature and level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. इसका मतलब क्या है? The nature and level of economic activities. Economic activities का जो nature है और जो उनका level है, जो लोग वहां के लोग जिसे perform करते हैं, performed by the people of an area, किसी एक particular area के, would reveal a system. तो वहां पे क्या होगा, एक सिस्टम रिवील होगा बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। जैसे जो डॉक्टर्स की सोसाइटी है वहां पे मोस्टली ज्यादा डॉक्टर्स ही दिखेंगे, जो इंजीनियर्स की सोसाइटीज है, ठीक है। वैसे तो आज के टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सभी लोग इस सभी सोसाइटीज में मतलब इंटीग्रेट होकर रहते हैं, मिक्स होकर के रहते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली नेचर के बारे में पता लगता है और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ के लोग जो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं वहां से पता लगता है कि वहां के जो लोग हैं वो अपना लिविंग कैसे अर्न कर रहे हैं, है ना। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी, और इस सिस्टम को हम किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमी के नाम से हम इसे जानते हैं। क्लियर? सिंपल इकोनॉमी क्या होता है? अच्छा, अब पॉजिटिव और नॉमिनेटिव इकोनॉमी के बारे में हमने समझ लिया। अब हम दो तरीके की और इकोनॉमी के बारे में समझने वाले हैं, एक है सिंपल और दूसरी है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाम से पता लग रहा है सिंपल जो कि सिंपल होगी, कॉम्प्लेक्स जो थोड़ी टफ होगी। दो तरीके की इकोनॉमीज है, इसको हम समझते हैं। सो एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ही नीड्स फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट, ही डिपेंड्स अपॉन अदर। अब अगर मुझे मतलब मैं बीमार हो गई, मुझे जरूरत है कि मैं हॉस्पिटल जाऊं, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में जाऊं, तो मुझे उसके लिए डॉक्टर के पास में जाना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगी उस पॉइंट पे। ऐसे तो मतलब हमारी इंडियन फैमिलीज में एक ना एक डॉक्टर तो फिक्स होता है, डिग्री से डॉक्टर नहीं, लेकिन हाँ वैसे डॉक्टर। आजकल तो मतलब यूट्यूब पे आप 1 महीने के अंदर डॉक्टर बन सकते हो, ऐसी तक मतलब टेक्निक आ चुकी है। लेकिन अब उस डॉक्टर बनने में और एक वो पढ़ा लिखा जो MBBS करे हुए जो डॉक्टर है उनमें बहुत फर्क होता है, ठीक है। सो क्या होता है कि सभी तरीके की एक्टिविटीज जो है वो हर व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ा ही सकती हूँ, मैं मतलब जो इंजीनियर्स का काम होता है वो मैं नहीं कर सकती, जो डॉक्टर्स का काम होता है वो मैं नहीं कर सकती, लॉयर्स के जो काम होते हैं वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर मुझे रिक्वायर्ड है, अगर मुझे जरूरत है, तो मुझे इनके पास में जाना होगा, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो बात कर ली हमने सर्विस की, जो भी हमने बात करी। गुड्स की अगर हम बात करें तो मुझे एक दिन में जाने कितने तरह के गुड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। खाने के लिए अलग चाहिए होते हैं, कपड़े धोने तो मुझे उसके लिए गुड्स अलग चाहिए, पहनने तो अलग। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये सारे गुड्स मैं खुद प्रोड्यूस कर लूं, ये बिल्कुल दिस इज नॉट कंपल्सरी ओवर हियर, ओके। सो व्हिच ही नीड्स टू सेटिस्फाई हिज वांट। अब मेरे को जितनी भी मेरी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन भी गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है वो सब मैं खुद ही प्रोड्यूस नहीं करती हूँ, मैं दूसरों पर डिपेंड रहती हूँ। स्टिचिंग के लिए मैं टेलर पर डिपेंड हूँ, है ना। मार्केट मतलब गुड्स एंड सर्विस के लिए मैं किस पे डिपेंड कर, मतलब गुड्स के लिए मैं किस पे डिपेंड करती हूँ, अपने बगल वाली दुकान पे डिपेंड करती हूँ कि वो गुड्स लेके आएंगे और मेरे घर पर डिलीवर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से क्या कर रही हूँ कि डिपेंड भी कर रही हूँ मैं बहुत सी चीजों में। सो इफ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट्स डिपेंड अपॉन यू, तो आपके जो स्टूडेंट्स हो आप पे डिपेंड करते हैं उनकी एजुकेशन के लिए। यू ऑन द अदर हैंड, और वहीं आप किस पे डिपेंड कर रहे हो, बेकर पे डिपेंड कर रहे हो अगर आपको ब्रेड खानी है तो, टेलर पे डिपेंड कर रहे हो अगर आपको स्टिचिंग करवानी है तो, ठीक है। मेड पे डिपेंड कर रहे हो अगर आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए तो, अपने घरों के काम में जो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेड जो सर्वेंट है उस पर आप डिपेंड कर रहे हो, एंड सो ऑन। दस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल इंडिपेंडेंस होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से आप क्या समझे कि आपको पढ़ना है, आप मेरे पास आए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
ये हम दोनों के बीच की क्या है, ये हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, इंटरडिपेंडेंस है। क्यों, मैं पैसा कमा रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा भी काम हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आप भी एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो। और ये अपन दोनों के बीच की क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअली हमने ये चीज डिसाइड करी कि मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप मुझसे पढ़ोगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आप मुझसे नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे खड़े रह करके मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। सो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे होता है, इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ना हो तो क्या कोई व्यक्ति कमा के खा पाएगा? नहीं। अगर यहाँ पे जैसे बॉयकॉट कर देते हैं, ठीक है, म्यूचुअली बॉयकॉट कर देते हैं ना कि इस फलानी दुकान को बॉयकॉट कर दें, कोई नहीं जाता उनके पास में, उनके पास से कोई उनकी एक्टिविटीज, जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको उनसे कोई नहीं परचेज करता, कुछ नहीं करता, तो उस पॉइंट पे क्या होता है कि उनको लॉस फेस करना पड़ता है ना। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी में। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लेड्स टू एक्सचेंज, और इसी इंटरडिपेंडेंस के कारण हम एक्सचेंज करते हैं चीजों को, ठीक है। Accordingly, we can say that mutual interdependence and exchange are the core element of an economy. तो हम ये कह सकते हैं, अगर इकोनॉमी के कोर एलिमेंट की बात करनी तो सबसे पहला तो है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और दूसरे नंबर पे है एक्सचेंज। A simple economy is the one in which the degree of interdependence and exchange is the moderate degree. अब सिंपल इकोनॉमी वही इकोनॉमी होती है जिसके अंदर इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज दोनों लाई करते हैं। A simple economy contrasts with the complex economy. Simple economy के साथ में एक और इकोनॉमी होती है which is complex economy. Unlike in a simple economy, the degree of interdependence and exchange in complex economy is very high. अब सिंपल इकोनॉमी में तो जो इंटरडिपेंडेंस है और जो एक्सचेंज है वो मॉडरेट लेवल का होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ये बहुत ही हाई, वेरी हाई होता है, ठीक है, हाई लेवल का होता है। इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। Features of simple economy contrasting with the complex economy are briefly presented as under. यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस अपन को बताया गया है। तो सिंपल इकोनॉमी में इनकम लेवल ऑफ पीपल इज लो, यहाँ पे लोगों की जो इनकम लेवल है वो लो होती है। यहाँ पे जो इनकम लेवल है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी लोगों का हाई होता है। यहाँ पे वांट्स जो हैं, वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनर्मरस। यहाँ पे वांट्स तो खूब होती है लेकिन इतनी जरूरी नहीं होती हैं। यहाँ पे वांट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस, ठीक है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड, यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लिमिटेड होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट, लिमिटेड, जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है वो भी लिमिटेड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में ये बहुत ज्यादा हाई होता है। कि इस वीडियो में हम, जिसके अंदर हम 11th क्लास के इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हमने बेसिक चीजें बहुत सी पढ़ ली, और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, कि भाई इकोनॉमीज जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं। कौन सी होती हैं ये हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या क्या चीजों की जो है वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इसको हमने क्लियर कर लिया है। जो स्कैरसिटी, चॉइस, डिसीजन मेकिंग वाली जो ये तीनों पॉइंट्स थे ये हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद में हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है। सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा है, इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। सो बेसिक ही चल रहा है अभी तक। अगर आपने पिछले वीडियो कवर नहीं किए हैं तो बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप उनको कवर पहले करिए, उसके बाद में अपन यहाँ पे वापस स्विच करते हैं, ठीक है। सो आप पहले उन्हें कवर कीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप की इकोनॉमीज होती है। ऑलराइट, so organization of economic activities, types of economies. So economic activities of production, consumption, investment and exchange. Economic activities कौन कौन सी होती हैं? Activities of production, consumption, investment and exchange, ये सब economic activities होती हैं। So are controlled or regulated by the government of a country. अब ये सारी की सारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं? वो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं।
बट डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट नेशन। लेकिन जो डिग्री है कि भाई गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल रहता है, हाई रहता है, लो रहता है, मीडियम रहता है, ये जो डिग्री है ये हर नेशन की डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया में मॉडरेट है, ठीक है, किसी चाइना जैसी कंट्री में या फिर कोई दूसरी यूके यूएस जैसी कंट्री में वहां पे डिफरेंट होती है। ठीक है, यूएसए यूके जैसी कंट्री में, चाइना में, रशिया में, सब जगह, सब नेशन में ये जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का ये डिफरेंट होता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो इन चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। वहां पे इन कंट्रीज में, नेशंस में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सच इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई, तो ऐसी इकोनॉमीज जहां पे गवर्नमेंट के कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई होता है उसको हम किस इकोनॉमी के नाम से जानते हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमीज या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज के नाम से हम इसे जानते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, सेकेंड, देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल, वेरी लो। फिर सेकेंड नंबर पे वो कंट्रीज होती हैं, वो नेशन होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही लो होता है। एक जिसमें बहुत हाई होता है, एक जिसमें बहुत लो होता है। फिर थर्ड जो आता है उसमें हम बीच मीडिएट जो होता है ना, मीडिएट फैक्टर, उसकी हम बात करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फ्री इकोनॉमीज। अच्छा, अब इससे पहले जिसमें जब सबसे लो वाली जो हम बात कर रहे हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्री इकोनॉमीज के नाम से जानते हैं, या फिर मार्केट इकोनॉमीज के नाम से इसे हम जानते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत लो होता है, बहुत कम होता है। तो जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होगा तो वो तो इकोनॉमी फ्री होगी, तो फ्री इकोनॉमी के नाम से हम इसे जानते हैं, और मार्केट इकोनॉमीज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। सो इकोनॉमीज ऑफ यूएसए एंड यूके आर दी एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे यूएसए एंड यूके, अब वहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम है और बाकी चीजों का कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है। सो थर्ड हमारे पास में क्या है? देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट। अब थर्ड वो इकोनॉमीज होती है जहां पे जो ये कंट्रोल की डिग्री होती है वो मॉडरेट होती है। ठीक है, नीदर वेरी हाई, ना ही बहुत ज्यादा हाई, ना ही बहुत ज्यादा लो। These are called mixed economies. इनको हम किस नाम से जानते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमीज के नाम से इनको हम जानते हैं। इंडिया इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो यहाँ पे किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे ज्यादा जो अहम सिग्निफिकेंट रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट का कितना रोल है ये इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। बहुत ज्यादा रोल है तो हाई कंट्रोल, एक बहुत कम लो रोल है तो लो कंट्रोल, फ्री मार्केट, फ्री इकोनॉमी। मॉडरेट या मीडियम जो कंट्रोल है तो इसको हम कौन सी इकोनॉमी के नाम से जानते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमीज के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, सो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज इकोनॉमीज इज एज फॉलोज। अब तीनों के डिफरेंस की हेल्प से हम इन तीनों इकोनॉमीज को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके बाद में हमारे पास में मार्केट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही लो होता है, और फिर आता है मॉडरेट कंट्रोल यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। डन, अब इसे हम समझते हैं। सो सबसे पहले कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम समझते हैं। सो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये वो इकोनॉमीज होती है जहां पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है, या फिर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इसे कौन कंट्रोल करके रखता है? गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करके रखती है। फिर इसके बाद में मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है? वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू कंट्रोल होती है, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। सो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय फ्री प्ले ऑफ फोर्सेस आर रेगुलेटेड बाय द मार्केट बट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दोनों ही चीजें होती हैं, फ्री प्ले ऑफ फोर्सेस भी होता है और गवर्नमेंट का भी इंटेलिजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, okay, so the second point is economic decisions are driven by the motive of social welfare। अब यहाँ पे जिसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है
कि सोशल वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट इधर जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? सो इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, और जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर दोनों ही चीजें होती हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ में सोशल वेलफेयर भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। ठीक है, थर्ड इज द कंज्यूमर इज नो सोवरीन। तो सोवरीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंज्यूमर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। The central authority decides what goods are to be produced for the people। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो खुद डिसाइड करती है कि ऐसे कौन से गुड्स हैं जो कि लोगों के लिए प्रोड्यूस होने चाहिए। ठीक है, वहीं जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है वो सोवरीन होते हैं, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर्स राजा होते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। यहाँ पे कंज्यूमर्स वो ही गुड्स खरीदते हैं जो कि उनकी चॉइस के होते हैं। ठीक है, थर्ड इज यहाँ पे द कंज्यूमर सोवरीन हाउएवर PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। सो यहाँ पे क्या होता है? PDS क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। अब ये इंश्योर करते हैं कि कौन से गुड्स की सप्लाई हो जो कि एसेंशियल हैं, विच इज इक्वल्स टू दी कंज्यूमर्स, जो कि एसेंशियल गुड्स यानी कि जो कि कंज्यूमर्स को जिनकी जरूरत है। ठीक है, और गवर्नमेंट वही गुड्स सप्लाई करती है, तो दोनों ही मोटिव्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, राइट। मोस्ट कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का ही होता है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट व्हाट प्राइसेस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। यहाँ पे प्राइसेस जो है वो भी गवर्नमेंट तय करती है। यहाँ पे क्या है कि मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द पीपल। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो रिसोर्सेज हैं उनकी ओनरशिप किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है। सो द मार्केट डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो मार्केट है वो डिटरमाइन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस। ठीक है, रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसको कौन गवर्न करता है? लोग भी गवर्न करते हैं और गवर्नमेंट भी इसको मतलब कंट्रोल करके रखती है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। यहाँ पे प्राइसेस जो है मार्केट के थ्रू डिटरमाइन की जाती है, बट गवर्नमेंट रेगुलेट और कंट्रोल्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेंशियल गुड्स की, तो एसेंशियल गुड्स की जो प्राइसेस है उसको कौन कंट्रोल करके रखता है? गवर्नमेंट। ठीक है, फिफ्थ इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे बोथ पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे दोनों ही पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, सो 11th क्लास में जब से हमने इकोनॉमिक्स का एक अलग ही वर्जन देखा है तब से हमने बहुत सी नई नई चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट किया है, राइट। अब ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स 10th तक हमने कभी नहीं पढ़े हैं, तो हमारे लिए ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स बहुत नए हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जितना मज़ा मुझे आपको पढ़ाने में आ रहा है उतना ही मज़ा आपको भी इन चीज़ों को पढ़ने में आ रहा होगा। ओके, इसी के साथ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मज़े मज़े में आपको पता भी नहीं चला है और अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी खत्म कर देंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम खत्म करेंगे। तो चलिए एक एक करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट सेज एक्सप्लेन हाउ स्कैरसिटी एंड चॉइस गोज टुगेदर। अब अपन ने स्कैरसिटी के बारे में पढ़ा है ना, और अपन ने चॉइस के बारे में भी पढ़ा है। स्कैरसिटी क्या होता है भाई? किसी चीज की कमी, दैट इज नोन एज स्कैरसिटी। और जब जहाँ पे कमी होती है वहां पे आप क्या करने लगते हो? आप वहां पे चॉइस क्रिएट करने लगते हो, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो अब आपको आपकी सैलरी को ऐसी जगहों पे यूज़ करना है जो कि फिजूल ना हो। जैसे कि आपको एजुकेशन में यूज़ करना हो सकता है, आपको हेल्थ में यूज़ करना हो सकता है, आपको आपका घर के जो भी ग्रॉसरीज है उसमें यूज़ करनी हो सकती है आपकी सैलरीज। तो अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी सैलरी को शॉपिंग में मतलब यूज़ कर रहे हो या फिर मूवीज़ देखने में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पे आपको पता है कि सैलरी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, कम होते हैं, वहाँ पे क्या जनरेट होती है? चॉइस जनरेट होती है, राइट।
सो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनके ना अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक पीस ऑफ लैंड है तो वहाँ पे आप कल्टिवेशन भी कर सकते हो, वहाँ पे आप फैक्ट्रीज भी सेटअप कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना घर भी बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पे उस लैंड को आप तैयार कर सकते हो अब जो गाय भैंस होती है ना उनकी ग्रेजिंग के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लैंड है और उसके इतने सारे यूजेस हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बात सिर्फ इतनी है कि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ना अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। So thus land can be used for producing wheat or for construction warehouse और factories। अब वही यहाँ पे वही एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे लैंड है तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी हो सकता है वीट का और साथ में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है किसी फैक्ट्री का या फिर कोई वेयरहाउस का, ओके। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द एसेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एसेंस क्या होता है? चॉइस, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहां पे जनरेट होती है जहां पे आपको चॉइस बनानी पड़ती है, ओके। However, if resources were not scarce, अगर resources scarce नहीं होते, अगर resources limited नहीं होते, one could have anything at any time, there would be no problem of choice। अगर जो resources है वो scarce नहीं होते, वो limited नहीं होते, तो यहाँ पे choice की तो कोई बात ही नहीं होती, है ना। यहाँ पे ये problem of choice का तो कभी कोई जिक्र ही नहीं होता, है ना। आपकी wealth इतनी है कि मतलब आप अपने सारे खर्चे निकाल सकते हो, आपकी पढ़ाई, हेल्थ और ना शॉपिंग, मूवीज, सब कुछ निकाल सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पे आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्रिएट ही नहीं होता है। जब जो चीज़ें जो भी चीज़ होती है, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, जो कुछ भी हो, जब वो स्केयर होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है, ठीक है। अभी अपन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो किसी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि जो रिसोर्सेज वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज आज के टाइम पे लिमिटेड है और हर इकोनॉमी इस प्रॉब्लम को फेस करती है। कौन सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। अब इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर अपन कमी को देखते हुए चॉइसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इस सेंटेंस को। So if there were no scarcity, अगर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है या नहीं होती, there would not have been any economic problem, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी नहीं होती। और the problem related or to choice, या फिर चॉइस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना ही कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती, ना चॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती, अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर नहीं होते, ठीक है, वो कम नहीं होते। In the absence of scarcity of resources, the concept of unlimited wants does not exist। यहाँ पे आप समझ रहे हो इस चीज को? In the absence of scarcity, scarcity जहाँ पे नहीं है ना, absence मतलब जहाँ पे scarcity बिल्कुल नहीं है, कमी नहीं है resources की, वहाँ पे ये जो concept है unlimited wants वाला, वो exist ही नहीं करता। Okay, when resources are not limited and wants are no longer unlimited, जब resources आपके limited नहीं है और wants जो है वो भी unlimited नहीं है, where is the problem of choice? तो यहाँ पे choice की कोई problem ही नहीं होती है। जब आपके पास में अच्छे खासी wealth है, आप जो चाहे उस चीज़ को afford कर सकते हो, तो क्या आप वहाँ पे किसी भी दो alternative use वाली चीज़ों के बीच में क्या आप कभी choice वहाँ पे create करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, आप तो दोनों को ही अवेल करना चाहोगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देन कीजेस टू एग्जिस्ट। यहाँ पे फिर ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये बिल्कुल नहीं रहती। अकॉर्डिंगली देयर शुड नॉट बी एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अगर ये प्रॉब्लम ही नहीं रहती तो किसी भी तरीके की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमी में नहीं रहती, एंड नो इकोनॉमिक्स एज सच। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, स्कैरसिटी नहीं होती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती, तो इकोनॉमिक्स का भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता, राइट। Okay, now state the fundamental text that has led to the emergence of economic problem। अब ये जो economic problem है ये किस तरीके से generate हुई है, किस तरीके से emerge हुई है ये। So the fundamental fact that has led to emergence of economic problem is twofold characteristics of resources। जो resources हैं इनके दो ऐसे characteristics हैं जिसकी वजह से जो economic problem है वो generate हुई है। पहली, रिसोर्सेज आर स्केयर, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं। एंड नेक्स्ट इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। चाहे किसी भी रिसोर्स को आप उठा के देखिए, हर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केट इकोनॉमीज प्रमोट डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।
जो मार्केट इकोनॉमीज हैं वो किसको प्रमोट करती हैं? डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को ये प्रमोट करती है। इवन व्हेन रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, जबकि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज को हम मार्केट जो है रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहा है। सब्सटेंशिएट दिस ऑब्जर्वेशन। नाउ इन द मार्केट इकोनॉमीज रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। मार्केट इकोनॉमीज में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जाते हैं, बिकॉज every producer focuses on maximization of output per unit of input, क्योंकि सभी प्रोड्यूसर का मेन फोकस क्या होता है कि जो भी वो इनपुट यूज कर रहे हैं उस पे उनको मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना, मैक्सिमम ऑफ आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। बट डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर हाईली प्रोनाउंस्ड बिकॉज, लेकिन यहाँ पे ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिस्पैरिटी है वो इतनी ज्यादा देखने को क्यों मिलती है? इसका रीजन है रिसोर्सेज आर अलोकेटेड to the production of those goods which yield high profits, क्योंकि जो resources हैं वो ऐसे goods के प्रोडक्शन में उनको यूटिलाइज किया जाता है जिनसे प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि जिन गुड्स से सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है उन्हीं गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को अलॉट किया जाता है, ठीक है। और so resources are allocated to the production of those goods which yield high profits, और यही रीजन है जिसकी वजह से इनकम में थोड़ी सी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। So second point is in the market economy some jobs are outsourced from rest of the world where labor cost is low। अब बहुत से ऐसे आप कह सकते हैं ऐसी इकोनॉमीज है जहाँ पे हमारी लेबर किसी दूसरी कंट्रीज में जाकर के वर्क करती है, काम करती है, ठीक है, और उन कंट्रीज में जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा लो है। दिस कॉजेज अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब इससे क्या हो रहा है, हमारे यहाँ के जो एफिशिएंट लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज में जाके काम कर रहे हैं, तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वेज कॉम्पोनेंट ऑफ जीडीपी टेंड्स टू श्रिंक। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो वेज कंपोनेंट है जीडीपी का वो कहीं ना कहीं श्रिंक होता जा रहा है, इवन व्हेन प्रॉफिट टेंड्स टू राइज, ठीक है। प्रॉफिट तो बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं श्रिंक होता जा रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कैसे आप इसे डिफाइन करोगे? सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट रिलेट्स टू द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। in a manner such that the individual maximize their satisfaction। अब इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो अपने सेटिस्फैक्शन को सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे ला सके, एंड द सोसाइटी मैक्सिमाइज इट्स वेलफेयर। और वहीं जब हम सोसाइटी की तरफ देखें तो जो सोसाइटी है वो भी अपना जो वेलफेयर है इसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम करे, ठीक है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्केयर रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, जैसे कि इंडिविजुअल को सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले और सोसाइटी को भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या कह सकते हैं वेलफेयर मिले, ठीक है। तो इन दोनों ही चीजों में हम ये देख रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है, और ये सभी चीजों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। ओके, distinguish between a centrally planned economy and a market economy। अब क्या होती है centrally planned economy और क्या होती है market economy? So देखो, centrally planned economy के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जितना भी जो भी कंट्रोल है वो किसका होता है, वो गवर्नमेंट का होता है। So a centrally planned economy is the one in which economic activities जैसे कि production, consumption and exchange, ये सारी जो भी economic activities हैं ये किसके थ्रू गवर्न की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न की जाती है। ओके, ऑलराइट। मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन व्हिच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। और वहीं जब हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी आप कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी हैं इसे कौन गवर्न करता है, मार्केट फोर्सेस, है ना, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इसे गवर्न करते हैं। और जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कौन गवर्न करता है, गवर्नमेंट खुद इन्हें गवर्न करती है। क्लियर? What do you understand by positive economic analysis? Positive economic analysis क्या होता है? So positive economic analysis is that branch of economics। अब ये analysis वो branch है economics की जो कि किससे डील करती है, which deals with the such issues which are verifiable।
अब वो इश्यूज जिनको वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है, इन सभी इश्यूज को हम किसके अंदर काउंट करते हैं? पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर इसे हम काउंट करते हैं। और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जाता है, वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस? अब ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with such issues which involve value judgment। अब इसके अंदर जो वेरीफिएबल वाला फैक्टर नहीं होता है, इसके अंदर वैल्यू जजमेंट इंक्लूड होती है ना, एंड आर नॉट वेरीफिएबल। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का क्या डिफरेंस है, इसको भी हमने समझा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ an individual firm, an individual household और an individual consumers। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बताती है, किसके बीच में? या तो आप रिलेशनशिप कह सकते हो, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह सकते हो, या फिर इकोनॉमिक इश्यूज भी कह सकते हो, एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। किस लेवल पे? इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे फिर वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो, या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर ही क्यों ना हो। और वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेशनशिप्स को, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या फिर इकोनॉमिक इश्यूज, किस लेवल पे? एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज होल। ठीक है, मैक्रो अपने आप में, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, जिसके अंदर हम लार्ज एक्सटेंट पे बात करते हैं। वहीं माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, जिसके अंदर हम छोटी चीजों पे बात करते हैं, छोटे पैमाने पे बात करते हैं। जैसे इंडिविजुअल फर्म हो गई, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, है ना। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑल फर्म्स, इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करते हैं, सभी मार्केट प्रोड्यूसर्स, मार्केट कंज्यूमर्स की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि इस यूनिट से अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोगों के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाया जाएगा। तब तक आपको ये पूरी यूनिट कवर करनी है, साथ में इन क्वेश्चंस को भी कवर करना है। और अगर कहीं पे कोई भी चीज नहीं समझ में आई है पूरी यूनिट में से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आप अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पूरी यूनिट के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो उसके लिए आपको बेल आइकन 100% प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।